नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। शोधार्थियों या विद्यार्थियों पिछले क्लास में पीएचडी पाठ्यक्रम यानी पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश करने वाले या प्रवेश लेने वाले जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र से आप पीएचडी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं, उसकी क्या गाइडलाइन है, इसे किस एकेडमिक ईयर से लागू किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसमें क्या फेरबदल हुए। विशेषज्ञ की टीम में प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी, डॉक्टर सोहराब अंसारी, डॉक्टर रुचि मूर्ति और डॉक्टर आशुतोष पांडे, ये वो विशेषज्ञ थे जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्री पीएचडी कोर्स वर्क को डिज़ाइन किया। इस डिज़ाइन की नियमावली क्या थी? समाजशास्त्र विभाग का बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पीएचडी अध्यादेश के अनुरूप इसमें परिवर्तन लाया। उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए और पीएचडी कोर्स वर्क करने के बाद आप गणित अनुसंधान में पीजी डिप्लोमा के इक्वल हो जाएंगे। पार्ट टाइम और रेगुलर टाइम पर पीएचडी या शोध कार्य करने वाले दोनों नेचर के स्कॉलर के लिए कोर्स वर्क अनिवार्य होगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। साथ साथ हमने चर्चा की थी कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क में शामिल पेपरों में क्रेडिट कितने हैं, 6+6+4, और अंत का जो डिजर्टेशन पेपर है उसमें कोई क्रेडिट नहीं रखा गया है। ठीक है। आरक्षण की हमने बात की थी कि आरक्षण किस तरीके से अलग अलग सीटों पर लागू होता, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। कोर्स वर्क के लिए अटेंडेंस और फीस का क्या प्रोसीजर है, ये भी हमने बात की थी। आईपीआर और आपका रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन, यह कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमने पिछले टाइम 1 by 1 पॉइंट पर चर्चा की थी। इस कोर्स वर्क को डिज़ाइन करने के लिए सामान्य उद्देश्य क्या थे, जिसमें हमने जाना कि मेथोडोलॉजी आप किस तरीके से पुराना शोध कार्य या साहित्य है उसको जानने के बाद आप किस तरीके से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए उनका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे बिंदु थे। पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई थी। पीएचडी कोर्स वर्क करने के बाद आप के अंदर ऐसे कौन से स्किल हैं या अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप हो सकेंगे, इसको लेकर यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोग्राम का, तो हमने इस पर भी चर्चा की थी कि आप इन चीज़ों को जानने के बाद किस तरीके से सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से घटनाओं को एज ए साइंटिस्ट ट्रीट कर सकेंगे, उनको लिख सकेंगे और लोगों को समझा सकेंगे, लेखन कौशल को डेवलप कर सकेंगे, टूल क्या होगा, थ्योरी क्या होंगी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन पर हमने चर्चा की थी। ठीक है। इसके अलावा टीचिंग और रिसर्च के बीच रिलेशन क्या है, एडवांस सोशलॉजिकल थ्योरीज, सोशल चेंज और मुद्दे से जुड़े हुए कुछ पहलू थे जिन पर हमने 1 by 1 करके चर्चा की थी। हमने ये भी आपको याद दिलाया था कि ये छठा वर्ष और 11वें सेमेस्टर का हिस्सा है, जिसमें आप बेसिकली 3 या 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एथिक्स, पब्लिकेशन एथिक्स पता होना चाहिए, मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए, क्रेडिट के बारे में आप चर्चा की थी, डिजर्टेशन किस तरीके का बनेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो मार्क्स डिवीज़न है आप उसे जान पाएंगे। इंटरनल का मतलब है कि जो आपका शोध केंद्र जितने अंक की परीक्षा कराएगा, और एक्सटर्नल का मतलब है कि विश्वविद्यालय कितने अंक की परीक्षा कराएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने अंक का था, उसमें 25 और 75 का है। 4 क्रेडिट वाले पेपर पर कितने व्याख्यान होने चाहिए प्रति सप्ताह, और पूरे कोर्स वर्क के दौरान टोटल कितने व्याख्यान होना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई थी। 6 क्रेडिट वाले पेपर्स पर कितने व्याख्यान और कोर्स के दौरान कुल कितने व्याख्यानों को पूरा करना चाहिए, इस पर भी हमने जानकारी पिछली बार आपको प्रदान की थी। आंतरिक सतत मूल्यांकन 25 अंक का विभाजन किस तरीके से है, 5 नंबर का अटेंडेंस था, 5 का असाइनमेंट है और 15 नंबर का यूनिट टेस्ट है, यानी प्रति पेपर में ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक असाइनमेंट जमा कर दिया तो आपने अपना कार्य पूरा कर लिया। 4 पेपर हैं तो 4 असाइनमेंट होंगे, 4 यूनिट टेस्ट होंगे और 4 बार अटेंडेंस का अलग अलग पेपर वाइज आपको देखना पड़ेगा और वो कोरम पूरा करना पड़ेगा। परीक्षाओं में आपको ये भी जानना होगा कि 25 और 75 अंक किस तरीके से किसकी देखरेख में यह होगा। 3 पेपर का तो सामान्य नियम है, लेकिन डिजर्टेशन को लेकर थोड़ा सा नियम अलग है। उसमें आपका
गाइड यानी कि शोध निर्देशक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट, ये उपस्थित होना अनिवार्य है। फिलहाल ये ना भी रहें तो जो कोर्स कन्वीनर है उनकी उपस्थिति में ये सब कार्य कराया जा सकता है। शोध परियोजना के लिए निर्धारित मानक यानी विश्वविद्यालय के तौर पर 75 अंक दिए गए हैं, उसमें भी 75 में 25 अंक वाइवा के हैं और 50 अंक आपके पर शोध परियोजना पर आधारित है। शोध परियोजना जो है विश्वविद्यालय के पीएचडी थीसिस लिखने की जो नियमावली है उस नियमावली के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो आप पेपर यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना अलाइनमेंट है, हेडर फुटर, पेज का नंबरिंग, टेबल का नंबर, उसका रेफरेंस, साइटेशन, ये सब कुछ आप पीएचडी थीसिस को लेकर जो विश्वविद्यालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुरूप किया गया है डिजर्टेशन में या नहीं, यह चीज़ें आपके डिजर्टेशन में शामिल होंगी जो 50 अंक में जांची जाएंगी। अब इस लेक्चर का सबसे अंतिम या सेकेंड लास्ट कह लें, आपको प्लगरिज्म के बारे में भी जानना होगा, यानी कि आप जो डिजर्टेशन कंप्लीट करेंगे उसमें भी कम से कम प्लगरिज्म का जो क्राइटेरिया है जैसा कि थीसिस पर लागू है 10% से कम प्लगरिज्म आना चाहिए, यानी कि साहित्य चोरी को जो नियम मानक बनाया गया है आईपीआर है उसमें यह डिजर्टेशन पर भी लागू है। फिलहाल अभी ऐसा नियम नहीं है कि आपको डिजर्टेशन को भी चेक कराना है, डिजर्टेशन का प्लगरिज्म रिपोर्ट सबमिट करना, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है इस पर अभी हम कुछ भी कहने में अक्षम है, ठीक है। लेकिन आप ये प्रयास करें कि जब अपनी डिजर्टेशन बनाएं तो उसमें कम से कम ही चीज़ों को शामिल करें जिससे प्लगरिज्म किसी दूसरे की चीज़ों को, उदाहरण के लिए यदि आप एस.सी. दुबे की किताब पढ़ रहे हैं या घुरिये की किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आइडिया लीजिए, पर उनके सिमिलर वर्ड्स को यूज़ मत करिए कहीं से भी। आप चाहे दूसरी किताबें हो सकती हैं, दूसरे जैसे टी.वी. बोटोमोर का इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, यहाँ से आप चीज़ों को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसे अपने टॉपिक के रिगार्डिंग आप रिफ्रेम करिए, तब आप ला सकते हैं, यानी कि ये साहित्य चोरी का मामला इसमें नहीं होना चाहिए। रिसर्च एथिक्स का भी पालन होना चाहिए कि यानी कि जो संपूर्ण पूरी डिजर्टेशन है उसमें शोध नैतिकता का पालन किया जाए। ऐसा ना हो कि धोखाधड़ी से या झूठ बोलकर आप डेटा को कलेक्ट कर लें, मनमाने तरीके से आप डेटा को लेकर आएँ और उसे लाने के बाद आप किसी एक व्यक्ति विशेष की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आप पूरे रिसर्च को लेके, ऐसा नहीं है। आपको एज ए साइंटिस्ट ट्रीट करना है। साइंटिस्ट ट्रीट का मतलब ये है कि मैक्सिमम सोसाइटी क्या सोचती है, व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना है, ज़्यादातर स्टैटिक्स डेटा पर ध्यान देना है कि आपका डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। किसी की निजता को भंग नहीं करना है कि आप डेटा कलेक्ट करने के बाद उस सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये कुछ ऐसे शोध नैतिकता के पक्ष हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि शोध नैतिकता में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फिलहाल यहाँ ये एक आउटलाइन है जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, और अंत में इसकी मूल्यांकन किस तरीके से होगी। तो प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा जो है, जो कि विश्वविद्यालय कराएगा, 3 घंटे का होगा। इसमें 75 अंक हैं। अति लघु उत्तरी के करीब 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न आपको हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल अंक हुए 20। और लघु उत्तरी प्रश्न कुल 8 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक होंगे, तो आपको इस हिस्से में मिले 35 अंक। तो पहले हिस्से में 20 अंक मिले, दूसरे हिस्से में 35 अंक, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए अधिकतम अंक 20 हो सकते हैं और लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए अधिकतम अंक 35 हो सकते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए आपके 20 अंक हैं, यानी कि इसमें कुल 4 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 हल करना है। 10 अंक का एक प्रश्न है, तो 10 के हिसाब से एक प्रश्न 10 का, तो 2 हो गए 20 के, ठीक है। यहाँ शब्द सीमा भी दी गई है। लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए 50 शब्दों में आंसर लिखना है, अति लघु के लिए 50 शब्दों में, लघु के लिए 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरी को 500 शब्दों में ये आपको लेखन कार्य करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पीएचडी कोर्स वर्क का आउटलाइन था। धन्यवाद।